ठीक है। तो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के अंदर मैंने आपको एक ट्रेंड बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज के अंदर क्या होता है, 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो 10 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था वो क्या था, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक क्या हो रहा था यहाँ पे, जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी था। किसके रेस्पेक्ट में, शील्डिंग इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, परिरक्षण प्रभाव। तो क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की तुलना में क्या था, ज्यादा प्रभावी था। बढ़ दोनों रहे हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, यानी दोनों कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अधिक प्रभावी जो होगा वही त्रिज्या के लिए उत्तरदायी होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी जो परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड करती है, दो कारकों पर डिपेंड करती है। क्या क्या कारक है वो, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव में जो प्रभाव अधिक प्रभावी होता है उसी के बेसिस पर क्या हो जाती है, परमाणुीय त्रिज्या हो जाती है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी हो रहा है तो परमाणुीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो रहा है तो परमाणुीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या के मान में कमी आएगी, ऐसा हमने पढ़ा था। क्यों होता है अभी बात कर लेंगे एक बार और शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है, नाभिक द्वारा आकर्षण। नाभिक का आकर्षण किस पर लगता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो वो जितना ज्यादा उनको आकर्षित करे तो उतना ही आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है नाभिक चारों तरफ। तो क्या होता है, आकार छोटा होता है। इसलिए हम लिखते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिक ज्यादा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, तो उतना ही आकार में कमी आएगी। तब लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसे ही बात करें शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से बचाते हैं और उनका यह प्रभाव ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से बचाएंगे, यानी उनको नाभिक के द्वारा खींचने नहीं देंगे, और जब वो नहीं खींचेंगे तो तुलनात्मक रूप से आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो आकार में कमी होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते हैं, वही रहते हैं, तो तुलनात्मक रूप से आकार में वृद्धि होती है। यहां तक की बात हम कल कर चुके थे और उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जब हम जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव की तुलना में क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। इस वजह से आकार में क्या आती है, कमी आती है, आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ आयरन टू निकल, आयरन टू निकल क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और शील्डिंग इफेक्ट दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। अब जब दोनों प्रभाव एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या के मान में इतना कोई ज्यादा परिवर्तन भी नहीं होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये भी मैं कल बता चुका था आपको। इसके आगे जब हम जाते हैं कॉपर से जिंक की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव से अधिक प्रभावी कौन हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है। और परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होगा तो त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। यहाँ परिरक्षण प्रभाव ज्यादा कार्य कर रहा है इसलिए त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमको विवादास्पद स्थिति दिखाई देती है किसकी, परमाणु त्रिज्या की। और वो त्रिज्या के मान भी मैंने लिख रखे हैं ऊपर की तरफ, देखो आप नोटिस करो। ये पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर, इसकी इकाई है, मापने की इकाई है इनकी त्रिज्या को, क्या है, पिकोमीटर, पीएम। कितनी है स्कैंडियम की, 144 पिकोमीटर, टाइटेनियम की 132, वेनेडियम की 122, क्रोमियम की 117। तो देखना भाई यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रहा है,
144, 132, 122, 117, 117। त्रिज्या के मान में कमी आ रही है क्या? चेक करो, त्रिज्या क्या होती जा रही है? लगातार कम होती जा रही है। इसके बाद में आगे बढ़े जब हम, तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों लगभग बराबर हो गए, तो हमने क्या लिख दिया, त्रिज्या क्या है, कांस्टेंट। तो देखो 117, 116, 115 कोई ज्यादा खास अंतर नहीं आ रहा है, अप्रोक्स इक्वल है, थोड़ा सा डिफेक्ट है केवल, बाकी अप्रोक्स क्या है, इक्वल। तो त्रिज्या लगभग क्या रहती है, यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है। जैसे इसके आगे जाते हैं तो देखना, कॉपर की कितनी आ रही है, 117। तो यहाँ क्या हो रहा है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए। 115 से त्रिज्या क्या हुई, 117 बढ़ी, और 117 से क्या हुई त्रिज्या, जिंक आने पर 125, यानी त्रिज्या के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये है यहाँ पर परमाणु त्रिज्या किसके लिए, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। कल मैंने इसका रीजन भी बताया था, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रीजन क्या था देखना एक बार। स्कैंडियम का देखेंगे, स्कैंडियम का जो विन्यास है वो क्या होता है भाई, स्कैंडियम का विन्यास होता है 3D1:4:2। बाह्यतम कोश के विन्यास से मतलब है हमको। 3D1:4:2 को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखना ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर मैंने मान लिया ये पेनल्टीमेट शेल है, मतलब उपांतिम कोश है, और इसके बाहर ये कोश कौन सा है, बाह्यतम कोश है। उपांतिम कोश में डी का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। और 4s में कितना है, 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने 4s में। अब देखो यहाँ पर जो ये उपांतिम कोश का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करना चाह रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस नाभिक के आकर्षण से बचाना चाह रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या रोक सकता है, क्या नहीं रोक सकता, यानी ये नाभिक के आकर्षण से परिरक्षण नहीं कर सकता इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अंदर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में लगातार वृद्धि होती है, ये हम जानते हैं। तो ये भी तो हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो 100% बढ़ता ही है। लेकिन जो परिरक्षण प्रभाव है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में कम बढ़ रहा है। बढ़ तो ये भी रहा है परिरक्षण प्रभाव भी, देखो कैसे नहीं बढ़ रहा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, अब जैसे टाइटेनियम पे आए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर वेनेडियम पाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 ही रहेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रोक सकते हैं नाभिक के आकर्षण से, 3 आएंगे तो फिर रोक सकते हैं, 4 आएंगे तो और रोक सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा, और वो कहाँ जाकर के दिखाई देगा उसका प्रभाव, यहाँ शील्डिंग दिखाई दिया हमको, देखो बराबर आया। शील्डिंग कम था कहां तक, मैग्नीज तक। शील्डिंग कब बढ़ा, आयरन कोबाल्ट निकल पर, और तुलनात्मक रूप से बढ़ा, इसलिए किसके इक्वल हो गया, वो जेड इफेक्टिव के इक्वल हो गया। और फिर आगे देखा हमने कॉपर और जिंक पर, तो शील्डिंग क्या हो गया, ज्यादा प्रभावी हो गया। क्यों प्रभावी हो गया, देखो इसलिए प्रभावी हो गया क्योंकि जो जिंक का विन्यास है वो क्या होता है, 3D10:4:2। और 3D10:4:2 को अगर मैं बनाता हूं यहाँ पर, तो वो इस तरह से बनता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, खुले पिले भाई, दस इलेक्ट्रॉन बना दिए। बाहर तो कितने हैं 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन है अभी भी बाहर। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से नहीं रोक सकते क्या, 10 इलेक्ट्रॉन है, आराम से रोक सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के आकर्षण में आ नहीं पाएंगे, और जब नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, आकार में वृद्धि होगी। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे, कॉपर से जिंक पर जाने पर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है, बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। यहाँ तक की बात हम कल कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओपन करूँ क्या म्यूट, या समझ में आ गया, बोलो एक बार फिंगर बता देना अगर समझ में आ गया हो तो, वरना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके, ये कौन है, सुरजीत मेहता, ठीक है भैया। तो ये वैल्यूज लिख लेना आप एक बार इसकी त्रिज्या की,
144, 132, 122, 117 वैल्यूज लिख लो, ये मान लिख लो इनके ऊपर, जहां आपने कल नोट्स में लिखा होगा ना वहां पे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में थर्ड टॉपिक है भाई हमारा आयनन विभव। और आयनन विभव आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, थर्ड नंबर। अभी थर्ड अभिलाक्षणिक गुण डी ब्लॉक के तत्वों का, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, सब इसी के नाम है, ठीक है। अब देखो आयनन विभव को पहले हम समझते हैं कि क्या होता है आयनन विभव। 11th में पढ़ा था, पर एक बार और दोबारा धूल हट जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो क्या होता है आयनन विभव, डायरेक्ट डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये नाभिक है किसी परमाणु का, नाभिक के बाहर ये उसका कोश है, ये एक और कोश है उसका, इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कोश के अंदर, ठीक है। अब ये जो परमाणु है ये कैसा है, गैसीय परमाणु। कैसा परमाणु, गैसीय। इस पर कोई आवेश भी नहीं है, कैसा हुआ, उदासीन गैसीय परमाणु। कैसा परमाणु हुआ, उदासीन। अगर इस पर कोई आवेश होता पहले तो उदासीन नहीं होता, फिर धनावेशित या ऋणावेशित होता। लेकिन ये कैसा है, उदासीन गैसीय परमाणु। उदासीन गैसीय परमाणु की बात कर रहा हूं। अगर इस उदासीन गैसीय परमाणु को बाह्यतम कोश में से, ये बाह्यतम कोश, अगर मुझे क्या करना पड़े, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना पड़े, इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़े, निष्कासित, बाहर निकालना पड़े, तो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए इसमें बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा हुआ है और इसको बाहर निकालना चाह रहा है कोई भी, तो निकालने के लिए उसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी क्या। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ में कोई फल लगा हुआ है, तो उस फल को तोड़ने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। ये मत समझना कि हवा चलेगी अपने आप गिर जाएगा, वो पक जाते हैं ना तब गिरते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कच्ची केरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कच्ची केरी। कच्ची केरी देखिए आप सबने, अपने आप नहीं गिरती है, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, वो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। उसी तरह से ये एक पेड़ है, पेड़ में से क्या तोड़ रहे हैं, फल। तो फल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो यही चीज क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है या आयनन ऊर्जा कहलाती है। जितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हुई, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं डायग्राम के साथ, देखो। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु, किसी विलगित उदासीन, आइसोलेटेड होता है विलगित, विलगित मतलब जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं कर रखी है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड विलगित। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की मात्रा रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है, उस मात्रा को ही क्या कहा जाता है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो बात किसमें करनी है इसकी, हमको आयनन विभव के डी ब्लॉक के तत्व में। और डी ब्लॉक के तत्व के लिए हमने उदाहरण किसका ले रहे हैं, 3D सीरीज, जो हमने ये लिख रखी है। ये जो त्रिज्या का मानता है तो हम रीच कर देते हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनन विभव। आयनन विभव की इकाई क्या होती है, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये इसकी क्या है इकाई, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा किस में आती है, जूल कैलोरी, इनमें आती है ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, 3D सीरीज के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में हमने ये तो देख ही लिया कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, चलने पर क्या होता है, विवादास्पद स्थिति क्रिएट होती है। क्या, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए आकार में क्या आती है, कमी आती है। और यहाँ से यहाँ जाने पर आर क्या रह जाती है, लगभग कांस्टेंट रह जाती है। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, इसलिए आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी से कोरिलेट करेंगे किसको, आयनन विभव। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो आयनन विभव ये हमने समझ ही लिया कि ये डायग्राम क्या है। डायग्राम ये कह रहा है कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। ये तो इसकी क्या है, परिभाषा। तो बात आ रही है यहाँ पर हर एक परमाणु, हर एक परमाणु में से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, वही तो आयनन विभव होगा। तो स्कैंडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, उसका आयनन विभव कहलाएगी। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इधर से इधर चलने पे आयनन विभव बढ़ता है या घटता है। अब देखो हम कॉमन सी बात करते हैं, जो हमने आवर्त सारणी पढ़ी है उसमें हम बात करें तो हमने देखा है कि बाएं से दाएं चलने पर क्या होता था, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता था। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता था, त्रिज्या के मान में कमी आती थी। और त्रिज्या के मान में कमी आएगी तो आईपी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या, आईपी का मतलब क्या है, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन विभव। क्यों होता है ऐसा, देखना एक बार। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण परमाणुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लगेगा, यानी नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा से ज्यादा खींचेगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को तो आकार में कमी आएगी। जब आकार में कमी आएगी तो नाभिक, इसका मतलब सब पर अपना आकर्षण बांधे हुए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। और इलेक्ट्रॉन कहां से निष्कासित करना है, बाह्यतम कोश में से करना है। और बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है, नाभिक खींच रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को, तो बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आपको और ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अगेन रिपीट करता हूं, देखना। अगर किसी भी परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब नाभिक क्या कर रहा है, उन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपने आकर्षण में बांधे हुए, पकड़े हुए, वो उन इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं दे रहा कहीं भी। और आयनन विभव का मतलब क्या है, हमको उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को। और जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। नाभिक चाह रहा है मत जा, नाभिक कह रहा है इलेक्ट्रॉन से मत जा, और दूसरा कोई बाहर से आकर के उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, तो खींचने देगा क्या, वही रस्साकसी वाला गेम हो गया। तो जो ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके बेसिस पर करेंगे यहाँ पर वर्क जैसे। तो ये कॉमन सी बात थी किस किस चीज के लिए, आवर्त सारणी के लिए। जो आवर्त सारणी का ट्रेंड है ये जेड इफेक्टिव बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर, इसलिए त्रिज्या कम होती है और आईपी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस से कोरिलेट करूं अगर आईपी को तो क्या लिखेंगे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। यानी जब भी त्रिज्या के मान में कमी आएगी तो आयनन विभव के मान में वृद्धि होगी, और त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी तो आईपी के मान में कमी होगी। समझ गए क्या, क्योंकि अगर त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण क्या हो गया उस दौरान, कम हो गया। और नाभिक का आकर्षण कम हो गया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ आते हैं वापस अपन इस पर, स्कैंडियम से मैग्नीज पर। स्कैंडियम से मैग्नीज पर जाने पर जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी था, इसलिए त्रिज्या के मान में क्या आई थी, कमी आई थी। और जब त्रिज्या के मान में कमी आई तो इसकी वजह से क्या होगा, त्रिज्या के मान में कमी आने की वजह से यहाँ पर आईपी के मान में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। क्या, देखो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। और जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो त्रिज्या के मान में कमी आएगी। और जब त्रिज्या के मान में कमी आएगी तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्या, और ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उतना ही ज्यादा क्या आएगा, आईपी का मान आएगा। समझ गए क्या इस ट्रेंड को, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़े।
आयरन से निकल की बात करें तो दोनों क्या हो गए, लगभग बराबर हो गए। और जब दोनों लगभग बराबर हो गए तो त्रिज्या भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जब त्रिज्या भी कांस्टेंट हो गई तो आईपी भी क्या रहेगा, लगभग स्थिर रहेगा। क्या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो आईपी का मान भी क्या हो गया भाई, स्थिर हो गया। समझेगा इस बात को। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही आकार को कम ज्यादा करते थे। दोनों क्या लग रहे हैं, लगभग बराबर लग रहे हैं। दोनों बराबर लग रहे हैं तो त्रिज्या भी क्या हो गई, स्थिर। इसलिए आयनन विभव भी क्या हो जाएगा, स्थिर, यानी लगभग बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो भी, अब अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जगह पर। क्या है, कॉपर से जिंक पर जाने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या हो गई, त्रिज्या बढ़ गई। त्रिज्या बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए। त्रिज्या बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए। लेकिन यहां पर यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए तो आईपी के मान में क्या होना चाहिए, कमी आनी चाहिए। क्या बोलो भाई, अगर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। त्रिज्या बढ़ेगी तो आईपी कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन यहां पर लग जाता है फुल स्टॉप। क्यों लग जाता है, देखो कारण बताता हूं। जो होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखेंगे। कॉपर और जिंक की बात करें तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आ जाता है, 3d10 4s2 आ जाता है। यही आता है क्या जिंक का विन्यास। कॉपर का विन्यास भी बात करें तो क्या आ जाता है, देखना। कॉपर कहता है 3d10 4s1। बोलो ये भी फुली पीले है क्या, अरे पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक। यहाँ पर केवल ये एस वाला पूर्ण पूरित नहीं है लेकिन डी वाला पूर्ण पूरित है। यहाँ पर डी वाला भी पूर्ण पूरित है और एस वाला भी पूर्ण पूरित है। अब एक बात बताओ, आप वो सिद्धांत में ये नियम नहीं पढ़ा क्या, अर्धपूरित कक्षक तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अब एक बात बताओ, जिसका स्थायित्व अधिक होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्या जिसका स्थायित्व अधिक होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या नहीं त्यागेगा। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा आसानी से। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा तो क्या होगा, आईपी में वृद्धि होगी। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्या। तो ये निकल जाता है यहां पर एक्सेप्शन, यानी अपवाद। फिर दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्टैंडियन से मैग्नीज तक जाने पर जेड इफेक्टिव अधिक प्रभावी था, अतः त्रिज्या के मान में क्या आ गई, कमी। और त्रिज्या के मान में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो आईपी के मान में भी वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आयरन से निकिल तक जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट दोनों क्या थे, इक्वल थे लगभग। दोनों जब लगभग इक्वल होंगे तो त्रिज्या भी क्या आ जाएगी, स्थिर। जब त्रिज्या स्थिर हो जाएगी तो आईपी भी क्या आ जाएगा, स्थिर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हाफ फील्ड नहीं लग रहा, कोई फुली फील्ड नहीं लग रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े, कॉपर से जिंक तक जाने पर शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ रहा है। परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी है जिसकी वजह से त्रिज्या के मान में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब त्रिज्या के मान में वृद्धि हो गई तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहां पूर्ण पूरित विन्यास आने की वजह से, यहां पूर्ण पूरित विन्यास आने की वजह से स्थायित्व बढ़ जाएगा। और स्थायित्व बढ़ने के कारण ये परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका स्थायित्व अधिक हो जाता है वो चद्दर ओढ़ के सो जाता है। फिर उसके बाद में वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देने लगा और क्यों लेने लगा, वो तो सोएगा बैठ के टप्पे से, उसका तो काम हो गया। लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती करेगा, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा तो उसको मजबूरन देना पड़ेगा, लेकिन उसको
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा तो आईपी के मान में तुलनात्मक रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। बात आई क्या समझ में यहाँ पर? तो आईपी यहाँ पर कम होने की बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।